उड़ा देती हैं नींद कुछ जिम्मेदारियां घर की, हर रात में जागने वाला आशिक नहीं होता। नमस्कार दोस्तों, मैं दिनेश शर्मा आपके अपने यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि हमने एक लूसेंट की सीरीज चला के रखी है और बहुत ही शानदार और बड़े बेहतरीन तरीके से वो सीरीज चल भी रही है। अगर आप हमारे साथ नए जुड़े हैं, आपने अगर हमारी वो पिछली वीडियोस नहीं देखी हैं, तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दिया गया है और चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर लूसेंट एपिसोड के नाम से वो सीरीज आप हमारी देख सकते हैं। स्टूडेंट, जितने भी बच्चे हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सभी का स्वागत है। स्टूडेंट, वेलकम है सभी का। गुड इवनिंग टू एवरीवन, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। सारे बच्चे फटाफट जुड़ जाइए, फिर हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। सायंकाल की सभी को राम राम, जय हिंद, जय भारत, हाय हेलो, कैसे हैं आप सभी? तो स्टूडेंट फटाफट जुड़ जाइए सारे बच्चे, ज़्यादा समय को जाया ना करते हुए आज की क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट, आज की क्लास में सॉल्यूशन सीरीज में जो चैप्टर शुरू होने वाला है वो प्रकाश के बारे में चर्चा करेंगे। आप अपनी स्क्रीन के सामने देख भी पा रहे होंगे, लाइट के बारे में चर्चा करेंगे। स्टूडेंट, ध्यान से देखिएगा इन सारी चीज़ों को। जब हम प्रकाश के बारे में जिक्र करते हैं, जब हम लाइट के बारे में जिक्र करते हैं स्टूडेंट, तो लाइट क्या होती है, कैसे चलती है, कहाँ चलती है, क्या होती है, उन सारी कंप्लीट जानकारी इस लूसेंट सीरीज में हम लेने वाले हैं। स्टूडेंट, यहाँ आपकी दिया है कि प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा का रूप होता है। लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। प्रकाश एक ऊर्जा का रूप है। अब दिमाग में एक सवाल आएगा कि सर व्हाट इज एनर्जी, एनर्जी क्या होती है? स्टूडेंट, एनर्जी क्या होती है, आपने 8वीं 9वीं 10वीं क्लास में पढ़ा होगा कि कार्य करने की क्षमता को क्या बोला जाता है? ऊर्जा बोला जाता है। वर्क टू डू एफिशिएंसी इज कॉल्ड एनर्जी। एनर्जी नाइदर बी क्रिएटेड एंड नॉर बी डिस्ट्रॉय, इट कैन बी चेंज वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। आपने एक लॉ ऑफ कंजर्वेशन एनर्जी, ऊर्जा संरक्षण का नियम पढ़ा होगा। स्टूडेंट, वो क्या कहता था कि ऊर्जा ना तो कभी बनती है और ना कभी खत्म होती है, इसे केवल एक रूप से दूसरे रूप में बदला जा सकता है। स्टूडेंट, मैं फिर दोहरा देता हूं अपनी बात को कि ऊर्जा ना तो कभी बनती है ना कभी खत्म होती है, इसको एक रूप से दूसरे रूप में चेंज किया जा सकता है। मैं ऐसे भी कह सकता हूं कि ऊर्जा जब इस सृष्टि की रचना हुई होगी तब भी उतनी एनर्जी होगी, आज भी उतनी एनर्जी है, और जब इस सृष्टि का विनाश होगा ना, वो तब भी उतनी एनर्जी रहेगी। एनर्जी इज कांस्टेंट। ये केवल एक रूप से दूसरे रूप में चेंज होती है। कि सर कैसे चेंज होती है? स्टूडेंट, आप इसको ऐसे समझिएगा, मानो देखो दो तरह की एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी। देखो भाई, एक काइनेटिक और एक पोटेंशियल, राइट? यस एंड नो? पोटेंशियल एनर्जी जो चीज हाइट पे है, पोटेंशियल मतलब स्थितिज ऊर्जा जो स्थिर अवस्था में होती है। काइनेटिक, काइनेटिक का मतलब जो मोशन में होती है, गतिज, किसी भी गति के कारण जो ऊर्जा उत्पन्न होती है, दैट इज कॉल्ड गतिज ऊर्जा। आप इसको ऐसे समझिएगा, जैसे यहाँ पे मैंने ये मार्कर है, आप देख पा रहे होंगे, इस मार्कर यहाँ पे स्थिर अवस्था में है। कौन सी एनर्जी है? हाइट काम कर रही है, दैट इज कॉल्ड पोटेंशियल एनर्जी। जैसे ही मैंने इसको नीचे गिरा दिया तो इसमें कौन सी एनर्जी लगी? काइनेटिक। पहले इसमें कौन सी थी? पोटेंशियल। जैसे ही मैंने इसको नीचे गिराया, दैट इज कॉल्ड काइनेटिक एनर्जी। अब ये जब नीचे स्थिर पड़ा रहेगा तो कौन सी एनर्जी है? पोटेंशियल एनर्जी। सीधा सा मतलब है कि एनर्जी एक रूप से दूसरे रूप में क्या होती है? चेंज होती है। और इसी मैं बार बार आपसे कह रहा हूं स्टूडेंट, हमारी पिछली वीडियोस को देखकर आप अगली वीडियो पे आया करें। क्यों? क्योंकि कंसेप्ट धीरे 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 वहीं से इवेल्युएट होके निकलता है। मैं एनर्जी के बारे में कंप्लीट जानकारी दे चुका हूं, वर्क, एनर्जी एंड पावर में एक चैप्टर हमारा आप देख सकते हैं इसी वीडियो की प्लेलिस्ट में। तो एनर्जी एक रूप से दूसरे रूप में बदलती है, तो ऐसे ही प्रकाश भी किसका रूप है? ऊर्जा का रूप है। क्यों? क्योंकि देखो, जो डैम होते हैं, डैम पर पानी को इकट्ठा किया जाता है, बांध बनाकर रोका गया पानी, तो पोटेंशियल एनर्जी है। बांध से गिराया गया पानी काइनेटिक एनर्जी है। यहाँ हाइड्रा टरबाइन लगे होते हैं, वो जब टरबाइन चलते हैं तो स्टूडेंट ये मैकेनिकल एनर्जी में चेंज हो जाती है। और जब बांध पे मैकेनिकल एनर्जी यहाँ पे सर्कुलेट होती है, जब वो टरबाइन चलते हैं तो वहां से बांध पे क्या बनाई जाती है? स्टूडेंट, बिजली बनाई जाती है। तो वहां पे इलेक्ट्रिकल एनर्जी बनती है, और इसी इलेक्ट्रिकल से आपके घर में क्या जल जाती है? लाइट जल जाती है माय डियर। और मैंने यही तो बोला पहली लाइन में, सो इट मीन्स लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। प्रकाश एक किसका रूप है? ऊर्जा का रूप होता है। आप मेरी बात को समझ पा रहे होंगे? यस एंड नो स्टूडेंट? क्लियर है? तो प्रकाश एक किसका रूप है? ऊर्जा का रूप है। अगली लाइन में चलता हूं कि जो विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में बहती है, संचरित होती है या फ्लो होती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव।
लाइट क्या है? इट्स अ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या होती है? इट्स हैव अ इलेक्ट्रिकल एरिया एंड मैग्नेटिक एरिया, मैग्नेटिक एरिया, जो विद्युतीय क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र रखती हैं, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में बहती है। और स्टूडेंट यहाँ से एक बात का विशेष ध्यान रखिएगा कि जो विद्युत चुंबकीय तरंगें होती हैं उनको चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। तो मैं ये भी कह सकता हूँ कि लाइट को ट्रेवल करने के लिए मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। अब ये मीडियम क्या होता है, कैसे होता है, समझेंगे आगे आने वाले इसी कंसेप्ट में। इसका ज्ञान हमें आंखों द्वारा प्राप्त होता है। लाइट सीधी सी बात है, आंखों से दिखती है। तरंग दैर्ध्य इसकी जो वेवलेंथ होती है स्टूडेंट प्रकाश की, वो 3900 एंगस्ट्रम। दिस इज एंगस्ट्रम। इसको क्या कहते हैं? एंगस्ट्रम। दिस इज द साइन ऑफ एंगस्ट्रम। जितने भी बच्चे हमारे साथ कॉमर्स और आर्ट बैकग्राउंड से जुड़े हों, स्पेशली ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट, आपके लिए मैं बेहतरीन तरीके से बड़े आसान से शब्द को खोज के लाता हूं मैं, जो व्यवहारिक तरीके से चीजें आपकी समझ में आ जाएं। दिस इज द साइन ऑफ एंगस्ट्रम। नहीं पढ़ा होगा, जान लीजिए, दिस इज द साइन ऑफ एंगस्ट्रम। जैसे इसको कहते हैं एक्स, इसको कहते हैं वाई, इसको कहते हैं जेड। ऐसे यार ये है, ए के ऊपर क्या लग रहा है? ऐसे गुंडी सी लग रही है, बस दैट इज कॉल्ड एंगस्ट्रम। तो इसकी जो वेवलेंथ होती है 39 एंगस्ट्रम से लेकर 7800 एंगस्ट्रम के बीच होती है। ये कुछ लाइनें दी हैं यहाँ पे, इनको पढ़ लेना एक बारी। सन 1637 में दकार्ते प्रकाश के कणिका मॉडल को प्रस्तुत किसके द्वारा किया गया? दकार्ते के द्वारा किया गया, तथा स्नेल के नियम को व्युत्पन्न किया गया। जो स्नेल्स लॉ होता है, स्नेल्स लॉ क्या होता है इसी में आप आगे देखेंगे, वो स्पेशली स्नेल्स लॉ होता है, तो उसे डेरिवेट किया गया। सन 1678 में डच भौतिकविद क्रिस्टियान हाइगेंस ने प्रकाश के तरंग सिद्धांत को प्रस्तुत किया। तरंग वेव नेचर। स्टूडेंट, जो हमारा प्रकाश होता है वो डुअल नेचर होता है। उसकी दोहरी प्रकृति होती है। एक होता है वेव नेचर और एक होता है पार्टिकल नेचर। एक होता है कण सिद्धांत और एक होता है तरंग सिद्धांत। तो हाइगेंस ने प्रकाश के तरंग सिद्धांत को प्रस्तुत किया जब थॉमस यंग, दिस इज थॉमस यंग या थॉमस यंग, कुछ भी आ सकता है, सन 1801 में अपना व्यतिकरण संबंधी प्रयोग किया। व्यतिकरण को बोला जाता है इंटरफेरेंस। प्रयोग किया, तब यह निश्चित रूप से प्रमाणित हो गया कि वास्तव में प्रकाश की प्रकृति कैसी होती है? तरंगवत होती है। अब यह व्यतिकरण क्या होता है, इसको जानने के लिए आपको अगले 10 से 20 मिनट का इंतजार करना होगा स्टूडेंट। इसी में आगे सारी चीजें हैं। फूको द्वारा प्रयोग दर्शाया गया कि चाल वायु में प्रकाश की चाल से कम है। ये सारी चीजें आप समझेंगे आगे, बस ये यहाँ पे दे रखा है। जो मेन चीज है मैं आपको वहां पे लेके चलता हूं, जो आपके सिलेबस ऑफ एग्जाम में पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बेहतरीन चीजें यहाँ पे मैं आपको बताता हूं। देखो स्टूडेंट, प्रकाश का विद्युत चुंबकीय तरंग सिद्धांत प्रकाश के केवल कुछ गुणों की व्याख्या कर पाता है। अभी मैंने बात की कि जो प्रकाश है वो कैसी तरंग है? विद्युत चुंबकीय तरंग है। दो नेचर होते हैं, एक होता है तरंग नेचर और एक होता है कण का सिद्धांत। तो जो तरंग वाला नेचर होता है वो केवल ना कुछ गुणों के बारे में, कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में ही बता पाता है, जैसे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का अपवर्तन, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश का सीधी रेखा में गमन करना, लाइट ट्रेवल ऑलवेज इन अ स्ट्रेट लाइन, इस बात को भी मैं बताऊंगा। प्रकाश हमेशा कैसी रेखा में चलता है? सीधी रेखा में चलता है। प्रकाश का विवर्तन, डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश का व्यतिकरण, इंटरफेरेंस ऑफ लाइट, प्रकाश का ध्रुवन, पोलराइजेशन ऑफ लाइट। इन सभी चीजों के बारे में स्टूडेंट विद्युत चुंबकीय तरंगों के माध्यम से समझा जा सकता था। लेकिन कुछ चीजें ऐसी निकल के आई कि वहां पर पता ही नहीं पड़ा कि उसके अलावा जो चीजें हैं वो इवेल्युएट कहां से होके आई। जैसे विद्युत चुंबकीय तरंगें अनुप्रस्थ तरंग होती हैं। स्टूडेंट, पेपर में क्वेश्चन ये भी पूछा गया है, 20 बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा हुआ है कि जो हमारी प्रकाश तरंग होती है वो कैसी तरंग होती है? स्टूडेंट, वो अनुप्रस्थ तरंग भी होती है। कैसी तरंग होती है? अनुप्रस्थ, जिसको इंग्लिश में बोला जाता है दैट इज कॉल्ड ट्रांसवर्स वेव। क्या कहते हैं? ट्रांसवर्स वेव। क्यों? विद्युत चुंबकीय तरंगें क्या होती हैं? अनुप्रस्थ तरंग होती है। क्लियर है? प्रकाश का ध्रुवन सिद्ध करता है कि प्रकाश तरंगें अनुप्रस्थ तरंग होती हैं। प्रकाश के कुछ गुण ऐसे हैं जिनकी व्याख्या तरंग सिद्धांत से नहीं की जा सकती है। वही सारी चीजें आ रही हैं। प्रकाश विद्युत प्रभाव एवं क्रम्पटन सिद्धांत की व्याख्या आइंस्टीन के द्वारा की गई और इन्होंने फोटोन सिद्धांत के बारे में बताया। और ये जो फोटोन सिद्धांत होता है स्टूडेंट, इसी को कण सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है। इसी को पार्टिकल नेचर के नाम से भी जाना जाता है।
इन्होंने बताया स्टूडेंट, देखिए प्रकाश के फोटोन सिद्धांत के द्वारा वास्तव में दोनों प्रभाव प्रकाश की कण की प्रकृति को प्रकट करते हैं। प्रकाश का फोटोन सिद्धांत क्या होता है? इसके अनुसार प्रकाश ऊर्जा के छोटे छोटे बंडल या छोटे छोटे पैकेटों के रूप में चलता है, जिन्हें फोटोन कहते हैं। स्टूडेंट, इसका सबसे आसान तरीका समझने का क्या है, आपने देखा होगा अपने घर में, प्रैक्टिकली देखा होगा, आपके घर में एक रोशनदान होगा जहां से छोड़ देते हैं ना, अक्सर गाँव में ही क्या शहरों में भी होता है, एक ऐसे छेद सा छोड़ देते हैं ना, गाँव में कहते हैं मूकला, ऐसे ना। हाँ, और मतलब रोशनदान जो होता है, उस रोशनदान में से रोशनी के लिए तो छोड़ते हैं। तो आपने ऑब्जर्व किया होगा, तो उसमें से जब रोशनी आती है सीधी रेखा में आती है, उसमें लेकिन छोटे छोटे धूल मिट्टी के कण से देखे होंगे, छोटे छोटे बंडल से देखे होंगे या पैकेट से देखे होंगे, उन्हीं को यहाँ पे बोला जाता है, वही कण सिद्धांत होते हैं, दैट इज कॉल्ड फोटोन थ्योरी। आज प्रकाश की कुछ घटनाओं में तरंग और कुछ में कण माना जाता है, इसलिए प्रकाश की दोहरी प्रकृति होती है, डुअल नेचर होता है। अभी मैंने बताया भी आपको कैसा नेचर होता है, डुअल नेचर। प्रकाश के वेग की गणना स्टूडेंट, प्रकाश के वेग की गणना सबसे पहले किसके द्वारा की गई? रोमर के द्वारा की गई। दैट्स अ वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट। वायु व निर्वात में प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है, और कितनी होती है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है। 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। 3 के आगे 8 जीरो लगा दो, इतने मीटर एक सेकंड में प्रकाश चलता है। इस संसार में जो सबसे ज्यादा स्पीड होती है ना, वो प्रकाश की ही होती है स्टूडेंट। क्लियर है स्टूडेंट? प्रकाश की चाल माध्यम के अपवर्तनांक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, जिसको म्यू से डिनोट करते हैं, पर निर्भर करता है। जिस माध्यम में अपवर्तनांक जितना अधिक होगा, स्टूडेंट इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा, ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, इसकी भी एक स्पेशल क्लास लूंगा मैं आगे आने वाली क्लासेस में। बहुत इंटरेस्टिंग चीज आने वाली है, बड़ी बड़ी शानदार चीजें आने वाली हैं स्टूडेंट। मैं बार बार आपसे कह रहा हूँ साथियों, दोस्तों, मेरे भाइयों, जुड़े रहिएगा, जुड़े रहिएगा, जुड़े रहिएगा। चीजें आपको, क्योंकि एक ही दिन में सारी चीजें नहीं मिल सकती, धीरे 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 एवेल्युएशन होके पता पड़ता है कि चीजें कहाँ से निकल के आती हैं, कैसे निकल के आती हैं। स्टूडेंट, हम आपके लिए मेहनत कर रहे हैं, इतना अच्छा अच्छा कंटेंट आपको फ्री में दे रहे हैं स्टूडेंट, तो इतना तो कर ही सकते हैं आप, हमारी वीडियोस को लाइक तो कर ही सकते हैं अगर आपको अच्छी लग रही हो, क्योंकि आपके लाइक से, आपकी कमेंट से, आपके सब्सक्रिप्शन से हमें मोटिवेशन मिलता है स्टूडेंट। हम दोगुने उत्साह से वो काम करते हैं स्टूडेंट। तो स्टूडेंट, जितना अपवर्तनांक ज्यादा होगा उतनी स्पीड ऑफ लाइट कम होगी, और जितना अपवर्तनांक कम होगा उसमें स्पीड ऑफ लाइट उतनी ही ज्यादा होगी। तो वही चीज है कि अपवर्तनांक जितना अधिक होगा उसमें उतनी ही चाल प्रकाश की क्या होती है, कम होती है। कि सर ये अपवर्तनांक होता क्या है, अपवर्तनांक होता क्या है? तो स्टूडेंट, अपवर्तनांक की मैं क्लास अलग से लूंगा, लेकिन थोड़ा सा आप यहाँ समझ लो कि अपवर्तनांक होता क्या है। अपवर्तनांक होता है, म्यू से डिनोट करते हैं, म्यू इज इक्वल टू सी बाय म्यू इज इक्वल टू सी बाय यू इज इक्वल टू सी बाय म्यू। मतलब म्यू का मतलब है कि माध्यम में प्रकाश की चाल बटे में निर्वात में प्रकाश की चाल। क्लियर है? तो क्या निकल के आएगा? अपवर्तनांक। तो जितनी स्पीड जितना अपवर्तनांक ज्यादा रहेगा, तो सीधी सी बात है कि उतनी स्पीड ऑफ लाइट क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, और जितना अपवर्तनांक कम रहेगा उतनी स्पीड ऑफ लाइट ज्यादा हो जाएगी। इसका डेरिवेशन है, बड़े अच्छे तरीके से मैं आपको समझाऊंगा जब वहां पे हम बात करेंगे अपवर्तनांक स्पेशल का। अभी लूसेंट सीरीज में अभी केवल इतना ही जानिए आप। प्रकाश के सूर्य से पृथ्वी तक आने में कितना समय लगता है? करीब करीब 500 सेकंड लगते हैं, 496 सेकंड लगते हैं, या 8 मिनट 16 सेकंड लगते हैं। कुछ भी पेपर में आ जाए, दोनों सही है, तीनों सही है, मतलब अप्रोक्स इतने ही लगते हैं। चंद्रमा से परावर्तित प्रकाश को पृथ्वी तक आने में 1.3 सेकंड 1.28 सेकंड लगते हैं स्टूडेंट। प्रकाश के प्रति व्यवहार पर वस्तुओं को निम्न भागों में बांटा जा सकता है।
जो बॉडीज होती हैं उन्हें कितने भागों में डिवाइड किया जाता है, वस्तुओं को कितने भागों में डिवाइड किया जा सकता है, उनको 5 भागों में डिवाइड किया जा सकता है, जैसा कि आप अपनी स्क्रीन के सामने देख पा रहे होंगे। दैट्स अ वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट। यहाँ से पेपर में कुछ एग्जांपल्स पूछ लिए जाते हैं स्टूडेंट। बहुत आसान है, बेहद आसान है, ध्यान से देखिएगा। सबसे पहली जो वस्तु होती है स्टूडेंट वो होती है प्रदीप्त वस्तुएं, दैट इज कॉल्ड ल्यूमिनस बॉडीज। स्टूडेंट दीप का मतलब होता है उजाला। देखो बड़े आसान से शब्दों में समझाता हूँ। दीप का मतलब क्या होता है? उजाला। यू नो ऐसी वस्तुएं या वे वस्तुएं जो स्वयं के प्रकाश से प्रकाशित होती हों, या दोज बॉडीज विच हैव ओवन लाइट, या जिन वस्तुओं का अपना प्रकाश होता है, दैट इज कॉल्ड ल्यूमिनस बॉडीज। ऐसा इस संसार में क्या है स्टूडेंट? मैं आपसे कमेंट सेक्शन में कमेंट करता हूं, और जो देख रहा होगा शायद उसने एग्जांपल देख भी लिया होगा। वैसे आप सोच के बताइएगा, और सोच के देख के बताइएगा बेशक, कि क्या सूर्य इसका एग्जाम्पल होगा कि नहीं होगा? कि सर बिल्कुल होगा। क्यों होगा? क्योंकि कभी ऐसा तो नहीं होता होगा कि जब सूर्य निकलता है तो आप दिया जला के देखते हैं कि सूर्य निकला है या नहीं निकला है। नहीं ना। क्यों? क्योंकि इट्स अ नेचुरल ल्यूमिनस बॉडीज। क्यों? क्योंकि सूर्य का अपना प्रकाश होता है, उसके प्रकाश से बहुत सारी चीजें देख सकती हैं, लेकिन सूर्य अपने प्रकाश से प्रकाशित होता है। सो इट मीन सूर्य इज द एग्जांपल ऑफ ल्यूमिनस। विद्युत बल्ब, इलेक्ट्रिक बल्ब एंड इत्यादि इत्यादि। और इसमें एक एग्जांपल ऐड कर लेना, जुगनू। जुगनू 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 जुगनू, जिसको आप कहते हैं पट बीजना। आपके यहाँ आम भाषा में जो, मतलब हमारे यहाँ तो पट बीजना ही बोलते हैं भी। जो पूरे भारतवर्ष से इसको वीडियो को देख रहा हो, उसके यहाँ अलग अलग, क्योंकि अलग अलग राज्य में अलग अलग नाम से चीजों को जाना जाता है, तो मुझे नहीं पता आपके वहाँ क्या कहते होंगे। लेकिन हमारे यहाँ पर जो चमकीला सा रात को चमकता है ना, है ना, वो जुगनू, जिसको पट बीजना के नाम से जाना जाता है स्टूडेंट। ऐसा इसके अंदर होता क्या है? इसके अंदर होती है व्हाइट फास्फोरस, जिसके कारण ये चमकता है। और इसके अंदर होता है एक एंजाइम, दैट इज कॉल्ड ल्यूसीफेरिन एंजाइम, उसके कारण ये चमकता है। ये भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। जब मैं इसमें आगे बात करता हूं स्टूडेंट, तो इसमें जो दूसरी बॉडीज निकल के आती हैं, दैट इज कॉल्ड अप्रदीप्त वस्तुएं। क्या आती हैं? अप्रदीप्त वस्तुएं। और अप्रदीप्त वस्तुएं क्या होती हैं? दैट इज कॉल्ड नॉन ल्यूमिनस बॉडीज। आपको पता है कि ए का मतलब न होना, दीप्त का मतलब उजाला। ऐसी वस्तुएं जिनका अपना खुद का उजाला नहीं होता है, दोज बॉडीज हैव नॉट अवर लाइट, दैट इज कॉल्ड नॉन ल्यूमिनस बॉडीज। जिनका अपना प्रकाश नहीं होता है, लेकिन उन पर प्रकाश डालने पर वो दिखाई देने लगती हैं, दे जाती हैं। जैसे मेज, कुर्सी। हिचकी आ रही है? कौन याद कर रहा है हमें? चंद्रमा। चंद्रमा किसका एग्जांपल है स्टूडेंट? चंद्रमा का अपना प्रकाश नहीं होता है, वो सूर्य के प्रकाश से दिखाई देता है। तो पेपर में 20 बार एग्जाम में पूछा हुआ है कि मून इज द एग्जांपल ऑफ, दैट इज कॉल्ड नॉन ल्यूमिनस। क्लियर है? अगला आता है जी पारदर्शक। पार का मतलब आर पार, दर्श का मतलब देखना, और वस्तुएं का मतलब वस्तु। ऐसी वस्तुएं जिनको इंग्लिश में बोला जाता है ट्रांसपेरेंट। ऐसी वस्तुएं जिनके आर पार देखा जा सके, या ऐसी वस्तुएं जिनमें से होकर प्रकाश की किरण निकल सके, दैट इज कॉल्ड पारदर्शक वस्तुएं। जैसे कांच। और कांच भी कैसा स्टूडेंट? अनपॉलिश्ड ग्लास, जो बिन पॉलिश किया हुआ शीशा हो। अब ऐसा नहीं है कि किसी कांच को पीछे से पॉलिश कर दो कि सर इसमें से भी देख लेंगे, नहीं। अनपॉलिश्ड ग्लास इज द एग्जांपल ऑफ, दैट इज कॉल्ड ट्रांसपेरेंट बॉडीज। जल, स्वच्छ जल, शुद्ध जल भी किसका उदाहरण है? आप देखता है ना। हवा भी मैं कह सकता हूँ, यहाँ पे ऐड नहीं है, यहाँ पे हवा भी आप कह सकते हैं स्टूडेंट। क्यों? क्योंकि हवा में से आर पार कैसा दिखता है? अरे मैं, मेरे सामने अगर आप होंगे तो मैं आपको साफ देखूंगा कि नहीं देखूंगा? क्यों? क्योंकि हमारे बीच में हवा भी तो होगी ना। तो हवा में से भी कैसा दिखता है? साफ दिखता है। नंबर 4 जब मैं बात करता हूं स्टूडेंट, तो दैट इज कॉल्ड अर्ध पारदर्शक वस्तुएं, दैट इज कॉल्ड ट्रांसलूसेंट बॉडीज। अर्ध का मतलब आधा, पार का मतलब आर पार, दर्श का मतलब देखना। ऐसी वस्तुएं जिनमें से आधा देखा जा सके। इसका सीधा सा मतलब है कि वो कुछ भाग को अवशोषित कर देती हैं और कुछ भाग को बाहर फेंक देती हैं, जिसमें से धुंधला दिखाई देता है, जिसमें से साफ दिखाई नहीं देता है, दैट इज कॉल्ड अर्ध पारदर्शक। ऐसा क्या है आपके आसपास? देखो वही सारी चीजें लिख रखी हैं। सबसे पहला एग्जांपल, दैट्स अ वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, तेल लगा हुआ कागज, दैट इज कॉल्ड बटर पेपर। गंदा जल,
अस्वच्छ जल भी इसका उदाहरण हो सकता है स्टूडेंट, जिनमें से धुंधला दिखाई दे। अनपॉलिश्ड ग्लास, कांच के बारे में पढ़ा, लेकिन उसी अनपॉलिश्ड ग्लास को मैं स्क्रैच कर दूं, घिस दूं, तो स्क्रैच ग्लास इज द एग्जांपल ऑफ जो घिसा हुआ शीशा होता है, खुरचा हुआ शीशा होता है, दैट इज कॉल्ड ट्रांसल्यूसेंट बॉडीज, उसमें से धुंधला दिखाई देने लगेगा, तो इस वजह से दिस इज द एग्जांपल ऑफ अर्धपारदर्शक वस्तुएं होती हैं। बात समझ आ रही होगी स्टूडेंट। यहाँ पे तेल लगा हुआ कागज, किसी कागज में तेल लगा लीजिए आप, है ना, और उसमें से देखिएगा, बचपन में काम किया होगा तो कैसा दिखने लगता है, कैसा दिखता है, अर्धपारदर्शक, आधा दिखाई देता है। इस तेल लगे हुए कागज से कुछ बात मुझे याद आ रही है और स्टूडेंट मैं आपके सामने बयां करता हूं। क्या कहते हैं कि सच्चाई छिप नहीं सकती है छिपाने से, सच्चाई छिप नहीं सकती है छिपाने से, और खुशबू आ नहीं सकती है कागज के फूलों से। दोस्तों, सच्चाई छिप भी सकती है अगर आपस में मेल हो, सच्चाई छिप भी सकती है अगर आपस में मेल हो, और खुशबू आ भी सकती है अगर कागज में चमेली का तेल हो। तो यही तेल लगा हुआ कागज किसका एग्जाम्पल है स्टूडेंट? अर्धपारदर्शक का एग्जाम्पल है। भूलोगे तो नहीं? नहीं भूलेंगे सर, नहीं भूलेंगे, नहीं भूलेंगे। तो हम आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट। जब स्टूडेंट मैं इसमें आगे बढ़ता हूं तो यहाँ पे जो जिक्र होता है माय डियर स्टूडेंट, मैं बार बार कह रहा हूं, पढ़े हो किस चक्कर में, कोई नहीं है टक्कर में। आपका ऐसे ही साथ रहा तो मैं गारंटी के साथ मैं आपको अश्योर करता हूं कि आप कामयाबी की बुलंदियों को जरूर छुएंगे। साइंस में बेफिक्र हो जाइए आप, साइंस की टेंशन बिल्कुल छोड़ दीजिए, और धीरे 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 साइंस के साथ साथ आपके और भी सब्जेक्ट के बारे में भी, मुझे भी पता है कि आपके और भी सब्जेक्ट है, उनके बारे में भी मैं थोड़ा सा सोच रहा हूँ। टीचर से बात भी चल रही है और वो बहुत सारी बातें हो रही हैं। वो धीरे धीरे, कोई भी काम है एक साथ नहीं होता है स्टूडेंट, धीरे 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 ब्रॉड लेवल पे होता है। सारी चीजें करेंगे। ये क्रेजी कीड़ा फैमिली स्टूडेंट आपकी ही फैमिली है। हम सब एक ही फैमिली है स्टूडेंट, क्योंकि मैं बार बार कहता हूं कि हमारे चैनल का नाम है क्रेजी कीड़ा, जो जीवन की और पढ़ाई की मिटा देगा जड़ से पीड़ा, दैट इज कॉल्ड क्रेजी कीड़ा। तो इस हमारी फैमिली के साथ जुड़े रहिए स्टूडेंट। आप सभी का जुड़ने के लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं स्टूडेंट। देखो जी, अगली लाइन है इसमें, अपारदर्शक वस्तुएं स्टूडेंट। अपारदर्शक, ए का मतलब न होना, और पार का मतलब आर पार, और दर्श का मतलब देखना। ओपेक बॉडीज इसको इंग्लिश में बोला जाता है, जिसमें से आर पार नहीं देख सकते हैं, ऐसी वस्तुएं जिनमें से प्रकाश की किरण बाहर नहीं निकल पाती है, जैसे जितनी भी मेटल्स होती हैं। या मैं कह सकता हूं कि एक दर्पण भी होता है। अनपॉलिश्ड ग्लास इज द एग्जांपल ऑफ पारदर्शक, ट्रांसपेरेंट, और वही घिसा हुआ शीशा अर्धपारदर्शक। वही पॉलिश्ड ग्लास इज द एग्जांपल ऑफ, पेपर में क्वेश्चन आता है कि पॉलिश्ड ग्लास इज द एग्जांपल ऑफ क्या है? अपारदर्शक का उदाहरण होता है। जितनी भी ठोस चीजें होती हैं, जितनी भी मेटल होती हैं स्टूडेंट, वे मेनली सारी की सारी किसका उदाहरण होती हैं, किसका एग्जांपल होती हैं? अपारदर्शक का एग्जांपल होती हैं। क्लियर है स्टूडेंट? क्लियर है? क्लियर है स्टूडेंट? जब हम इसमें आगे बढ़ते हैं तो प्रकाश का विवर्तन, डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश के अवरोध के किनारों पर थोड़ा मुड़कर उसकी छाया में प्रवेश करने को, बहुत आसान है यार। छाया छाया, परछाई, बेहद आसान है। परछाई बनती है, विवर्तन इसके आगे क्या है? प्रकीर्णन है। देख लेते हैं एक बार कितना और है। अच्छा, समतल दर्पण है, फिर परावर्तन है। अच्छा स्टूडेंट, आज की क्लास को ना हम कितना टाइम हो गया स्टूडेंट? आज की क्लास को हम इतना ही रखते हैं भैया। फिर आगे ना ये 5 प्रकाश की वस्तुएं पढ़ी, फिर हम ना इनको अलग से पढ़ेंगे, इनको आगे, इसी से आगे हम स्टार्ट करेंगे। विवर्तन क्या होता है, प्रकीर्णन क्या होता है, परावर्तन क्या होता है, अपवर्तन क्या होता है। स्टूडेंट, आज की क्लास में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका दिल की गहराइयों से पुनः एक बार बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आपका आभार स्टूडेंट, जो डेली आप हमारे साथ रात 8 बजे जुड़ते हैं स्टूडेंट। मैं तहे दिल से, दिल की गहराइयों से आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, बहुत बहुत आभार करता हूं स्टूडेंट। तो स्टूडेंट,
अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। जो बच्चा आज हमारे साथ नया जुड़ा हो, अगर आप जो से हमसे जुड़कर अच्छा लगा हो, अगर उसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा और कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर दे दीजिएगा। इससे हमारा मोटिवेशन लेवल बढ़ता है, हमारा उत्साह बढ़ता है, काम करने का दुगना उत्साह होता है स्टूडेंट। तो इसी वाणी के साथ मैं इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ स्टूडेंट। तो इसी अंदाज में फिर अगली क्लास में आपसे मुलाकात होगी। क्यों? क्योंकि जैसा मैं बार बार कहता हूँ, फिर एक बार आपके प्यार के साथ वही बात कहता हूँ कि हमारे चैनल का नाम है क्रेजी कीड़ा, जो साइंस की लूसेंट की मिटा देगा जड़ से पीड़ा। ओके, थैंक यू। आप सभी का प्रेम पूर्वक दिल की गहराइयों से एक बार पुनः बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत थैंक यू। लव यू ऑल स्टूडेंट। ओके, थैंक यू।